सबको खुशामदीद। आज की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होने वाली है। हम नेटवर्क सिक्योरिटी के एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखेंगे। हम एक महफूज नेटवर्क का डिज़ाइन देखेंगे, उसे बनाएंगे और फिर ये भी देखेंगे कि जब चीज़ें गड़बड़ हो जाएं तो क्या होता है। तो हमारा सफर कैसा होगा? शुरुआत होगी एक बहुत आम से सिक्योरिटी सवाल से, फिर हम इसका हल निकालेंगे, एक असली लैब बनाएंगे, इसे इंटरनेट से जोड़ेंगे और आखिर में एक ऐसी रुकावट देखेंगे जो अक्सर अच्छों को रोक देती है। तो चलें, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये एक ऐसे बुनियादी सवाल के बारे में है जो हर नेटवर्क प्रोफेशनल के जहन में जरूर आता है। और सवाल ये है कि अगर कोई हैकर किसी भी तरह आपके एक अंदरूनी सर्वर तक पहुंच जाए, तो क्या वो उसे इस्तेमाल करके किसी दूसरे सर्वर तक भी पहुंच सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। टेक्निकल जुबान में इसे लैटरल मूवमेंट कहते हैं और यकीन माने ये किसी भी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसका जवाब क्या है? अफसोस की बात है कि अगर नेटवर्क ठीक से नहीं बना तो जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं, ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा, तो मसला तो हमने देख लिया। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? प्रोफेशनल्स इससे कैसे निपटते हैं? चलें, अब एक महफूज नेटवर्क डिज़ाइन पर नज़र डालते हैं। और इस हल का नाम है DMZ, यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। इसे एक बफर जोन या एक सिक्योरिटी चेकपोस्ट समझ लें। यह आपके इंतहाई महफूज अंदरूनी नेटवर्क और गैर महफूज इंटरनेट के बीच में एक इलाका बनाता है। वो सर्वर्स जिन्हें बाहर की दुनिया से बात करनी है, वो यहीं रखे जाते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे सर्वर्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पब्लिक को एक्सेस देना होता है, जैसे आपकी वेबसाइट का सर्वर, और कुछ सर्वर्स जैसे कि आपका डेटाबेस सर्वर इंतहाई खुफिया होते हैं। DMZ का काम ही यही है कि इन दोनों किस्म के सर्वर्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखे। तो फिर इस सेटअप में ट्रैफिक चलती कैसे? देखें, बाहर से कोई भी सारिफ आता है तो वो सबसे पहले DMZ में मौजूद सर्वर्स तक पहुंचता है। अगर इन पब्लिक सर्वर्स को अंदरूनी नेटवर्क के किसी सर्वर से कुछ चाहिए हो तो वो दरख्वास्त आगे भेजते हैं। लेकिन सबसे अहम बात, इन दोनों जोन्स के बीच में एक फायरवॉल बैठी है। ये एक सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने देती है जिनकी इजाज़त हो। अच्छा जी, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब वक्त है सबको हकीकत में बदलने का। चलें देखते हैं कि एक हकीकी लैब में ये सब कैसे बनाया जाता है। हम अपनी पुरानी लैब को अपग्रेड करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि हमें यह अपग्रेड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वजह यह है कि हम कुछ एडवांस चीज़ें टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशन फ़िल्टरिंग, और इसके लिए हमें अपनी लैब को असली इंटरनेट से जोड़ना होगा, जो एक बंद अलग थलग नेटवर्क में मुमकिन ही नहीं। इस तस्वीर में पुराने और नए सेटअप का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पहले देखें, सब कुछ एक बंद डब्बे की तरह था, अलग थलग। लेकिन अब हमारी फायरवॉल, जिसे हम FTD कहते हैं, वो सीधा इंटरनेट से जुड़ गई है। तो ठीक है, हमने फायरवॉल को इंटरनेट से जोड़ तो दिया, लेकिन अब इसे काम करने के लायक बनाने और महफूज रखने के लिए कुछ ज़रूरी तब्दीलियां करनी होंगी। ये 4 बड़े स्टेप्स हैं जो हमें लेने होंगे। पहले तो केबलिंग ठीक करनी है, फिर फायरवॉल को एक पब्लिक IP देना है, उसके बाद नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी NAT कॉन्फ़िगर करना है, और आखिर में DNS सेटिंग्स को अपडेट करना है। इन सब में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो है NAT। देखें, हमारे अंदरूनी कंप्यूटर्स के जो IP एड्रेस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, वो इंटरनेट पर नहीं चल सकते। तो फायरवॉल क्या करती है, वो उन प्राइवेट IPs को अपने पब्लिक IP में बदल देती है ताकि वो इंटरनेट पर जा सकें। NAT के बगैर ये मुमकिन ही नहीं। चलें जी, लैब तो बन गई, इंटरनेट से भी जुड़ गई। अब बस आखिरी काम बाकी है, फायरवॉल को उसके मैनेजमेंट कंसोल से जोड़ना। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मसला जो हकीकी दुनिया में अक्सर पेश आता है। और मसला ये है वर्जन का फ़र्क। हमारी फायरवॉल यानी FTD नए वर्जन 6.2.3 पर है, जबकि इसको मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर यानी FMC वो पुराने वर्जन 6.2.2 पर है। अब देखने में तो ये एक बहुत मामूली सा फ़र्क लगता है ना? लेकिन असल में ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मैनेजर यानी FMC साफ इनकार कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं इस डिवाइस को मैनेज नहीं कर सकता। बस बात खत्म। अब इसकी वजह भी समझ लें। उसूल ये है कि मैनेजर का वर्जन हमेशा उस डिवाइस के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए जिसे वो कंट्रोल कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नए डिवाइस में ऐसे नए फीचर्स या सिक्योरिटी अपडेट्स हो सकते हैं जिन्हें पुराना मैनेजर समझता ही नहीं। और यहाँ तो मामला ही उलट है, मैनेजर पुराना है, डिवाइस नई, तो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाती है। तो यहाँ आकर हमारा सारा काम रुक गया है। एक मामूली से वर्जन के फ़र्क ने पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया है।
ये नेटवर्क इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत आम मसला है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए? इस मसले को हल करने के लिए क्या करना होगा?